जय माता दी दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिका आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैंने जय माता दी क्यों रखी? क्योंकि आज से शुभ नवरात्रि स्टार्ट है। माता रानी घर घर में आई है। आज 30 मार्च 2025 है। आज 30 मार्च 2025 से आज से नवरात्रि स्टार्ट है। तो सभी हिंदू भाई बहन को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसी के साथ साथ कल ईद है। तो जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं, उन सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईद मुबारक हो। मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों को एडवांस में ईद मुबारक हो, क्योंकि कल ईद है। 31 मार्च है। 31 मार्च 2025 उनके रमजान चल रहे हैं और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से हमारे नवरात्र शुरू हो रहे। तो चलिए पहले जयकारा लगाते हैं। बोल साचे दरबार की जय। एक बार मैं 9 देवियों का नाम ले लो, फिर क्लास शुरू करते हैं। जय मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कोष्ठमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। जय माता दी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये क्लास 11th का है। कोष्ठ आपकी जो बुक है 11th क्लास में, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसी से मैंने एक चैप्टर लिया है जिसका नाम है कोष्ठ। हिंदी में कहते हैं लागत। हिंदी में कहते हैं लागत, इंग्लिश में कहेंगे कोष्ठ। ये सॉरी 11th क्लास का ये चैप्टर है। ये मैं वन शॉट वीडियो ले रहा हूँ। इसकी अगली वीडियो में डायग्राम लूंगा। ये रफ करके डायग्राम बनाना सिखाऊंगा मैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस पे स्पेस नहीं बचा, वरना मैं डायग्राम बनाना भी बता देता हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कोष्ठ क्या होता है ये पूछा है। कोष्ठ क्या है? कोष्ठ हिंदी में क्या कहते हैं? खर्चा। बिल्कुल सही बात है, खर्चा। जब हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसे खरीदने पे जो पैसे देते हैं वो एक खर्चा होता है। मतलब जहां भी हम खर्चा कर रहे हैं, खर्चा, ये जो खर्चा वर्ड है ना, इसे हम कोस्ट कहेंगे। दोस्तों, क्या मतलब है अभी भी समझ में ही आया? समझिए, ठीक से समझेंगे। ठीक है जी, ठीक से समझाते हैं। कोस्ट, हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें जो होने वाला खर्चा है वो हमारे लिए कोस्ट है। दोस्तों, हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उसमें जो हो रहा खर्चा है, उसमें जो खर्चा हो रहा है, उसमें जो लागत लग रही है, जो खर्चा हो रहा है, उसे हम कोस्ट कहेंगे। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? कोस्ट रेफर टू द एक्सपेंडिचर पेड। पहले ही डेफिनेशन में क्या कह दिया? एक्सपेंडिचर पेड। जो भी हम खर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं, किसमें? प्रोड्यूसर फॉर डूइंग प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर फॉर डूइंग किसमें? प्रोडक्शन में। उसे हम कोस्ट कहेंगे। जो भी हम खर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये एक्सपेंडिचर पेड, जो भी हम खर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए मैं ये अपना स्टूडियो बनवा रहा हूँ, तोड़ के नया बनवा रहा हूँ। इसमें रॉ मटेरियल का खर्चा,
जो लेबर आ रहे हैं उन्हें वेजेस का खर्चा, जो ये टीआरएम वगैरह है ये सब रॉ मटेरियल में आ जाएगा, उसका खर्चा हो गया। यानी जितना भी खर्चा हो रहा है, जमीन खरीदने का खर्चा, यानी जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसे हम कोस्ट कहेंगे दोस्तों। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कोस्ट कहेंगे, लागत कहेंगे। कोई भी ऐसा खर्चा जिससे हमारी जेब से पैसा जा रहा है दोस्तों, कोई भी ऐसा खर्चा जिससे हमारी जेब से पैसा जा रहा है उसे हम कोस्ट कहेंगे। ठीक है। अब ये दो तरह की कॉस्ट आती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, सॉरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसमें क्या है, ये एक्चुअल कॉस्ट होती है और ये सोचने पर है, ये एस्टिमेट कॉस्ट है। क्या मतलब है, पहले मैं समझा देता हूं इसका। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये वो खर्चा है जो रियल में भाई हो रहा है, ये वो खर्चा है जो रियल में हो रहा है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो खर्चा है जो सिर्फ सोचा जा रहा है, हो नहीं रहा, जो सिर्फ सोचा जा रहा है, हो नहीं रहा। कैसे सर, समझाइए। चलिए पहले मैं समझा देता हूं, ये बाद में समझाऊंगा। मैंने ये मार्कर खरीदा, नहीं ये मार्कर नहीं, बिल्डिंग, बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं कि बिल्डिंग मैंने खरीदी, तो वो क्या हुआ, एक खर्चा हुआ। मैंने बिल्डिंग खरीदी तो वो क्या हुआ, एक एक्सप्लेटेड खर्चा हुआ, क्योंकि मेरी जेब से पैसा गया दोस्तों, मेरी जेब से पैसा गया, उसे कहेंगे एक्सप्लेटेड खर्चा। यहां पे मैंने सिर्फ सोचा कि यदि मैं बिल्डिंग खरीदता तो मेरे कितना खर्चा होता यार। यदि मैं सिर्फ सोचता, यदि मेरे पास बिल्डिंग में खरीदता तो मेरे पास कितना खर्चा होता। ये रेंट वाला एग्जांपल लूं तो आप ज्यादा समझेंगे। बिल्डिंग का ही लेते हैं, ले रेंट का। मेरे पास ऑलरेडी बिल्डिंग है, ठीक है, मैं उसमें प्रोडक्शन कर रहा हूं दोस्तों, किसका, माइक बनाने का प्रोडक्शन कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। रेंट, अगर मैं रेंट पे लेता बिल्डिंग तो मेरा 50,000 रुपए पर मंथ रेंट जाता। ये है इम्प्लिसिट, ये है इम्प्लिसिट एस्टिमेटेड, जाता। पर मेरी अपनी खुद की बिल्डिंग है, अपनी खुद की बिल्डिंग है, इसमें खर्चा नहीं जा रहा दोस्तों। क्या समझे आप? एस्पिलेटेड खर्चा, मैंने बिल्डिंग खरीदी, मैंने बिल्डिंग खरीदी, ध्यान से समझना, जो बिल्डिंग खरीदी उससे मेरी जेब से पैसा बाहर गया, किसी दूसरे व्यक्ति के पास गया, उसे कहेंगे एस्पिलेटेड कॉस्ट। और मैंने बिल्डिंग रेंट पे लेता अगर नहीं होती तो मेरा 50,000 रुपए रेंट जाता दोस्त। अगर मेरे पे बिल्डिंग ना होती तो प्रोडक्शन करने के लिए मुझे बिल्डिंग की जरूरत थी ही नहीं, तो मुझे 50,000 रुपए रेंट देना पड़ता। तो वो हो रहा है एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी उसे कहेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। यानी शॉर्टकट में कहूं, वह खर्चा जो रियल में हो रहा है, वह खर्चा जो रियल में हो रहा है दोस्तों, उसे कहेंगे एक्सप्लेटेड कॉस्ट। और वह खर्चा जो सिर्फ सोचा जा रहा है, जो से इमेजिन करा जा रहा है, जो से दिमाग से सोचा जा रहा है, जो से एस्टिमेट करा जा रहा है,
उसे कहेंगे इम्प्लिसिट कोस्ट। अब इसके कुछ पॉइंट लिखे हैं मैंने, वो पढ़ लेते हैं। ये एक्सप्लिसिट कोस्ट में लिखा हुआ है इट इज एन एक्चुअल कोस्ट। ये एक्चुअल कोस्ट होती है क्योंकि मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है दोस्तों। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी है, मेरी जेब से पैसा गया है दोस्तों, मेरी जेब से पैसा गया है। ये एक एक्चुअल कॉस्ट है। यहाँ पे इट इज एन सेल्फ एस्टिमेट कोस्ट, इसका मतलब है मैं किराए पे एक बिल्डिंग लेता, अगर मेरे पास बिल्डिंग ना होती तो, मैं किराए पे एक बिल्डिंग लेता अगर ना होती तो। ये एस्टिमेटेड खर्चा है कि मेरे पे बिल्डिंग है, मैं वहां पे अपना प्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ना होती तो मैं किराया देता, 50,000 रुपये खर्च करना पड़ता। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इट इज रिकॉर्डेड इन, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स इन अकाउंट। इसे हम बही खाते में, अपनी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे कि मैंने 50 लाख की या 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीदी। इसे हम अकाउंट्स में, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इट इज नॉट रिकॉर्ड इन बुक ऑफ अकाउंट। जब मैंने भाई यहाँ पे बिल्डिंग खरीदी ही नहीं है तो ये रिकॉर्ड करने की जरूरत ही क्या है। यहाँ तो मैंने सिर्फ सोचा है कि अगर नहीं होती, खरीदता तो क्या होता, खरीदता तो क्या होता, तो खर्चा होता। मैंने खरीदी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल खर्चा करा है मैंने, तो यहाँ पे इसे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है रेंट पेड। यहाँ पे रेंट मुझे देना पड़ रहा है, एक्चुअल खर्चा है भाई। तीसरा वेजेस, जो मजदूर है, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं किसका, माइक बनाने का। तो मुझे हर लेबर को, मेरे लेबर में मेरी कंपनी में, फैक्ट्री में 50 लेबर है, तो हर एक को मैं 10-10 हजार रुपए खर्चा, 10-10 हजार रुपए सैलरी दे रहा हूं। तो इससे कितने जुड़ जाएंगे, कमेंट करके मुझे बता। वर्कर, वेज, वेज पेड टू द वर्कर। एस्टिमेटेड में, एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रॉम आउन बिल्डिंग। यदि मेरी बिल्डिंग नहीं होती तो वर्कर को क्या देता। ये एक एस्टिमेट है, जो सिर्फ सोच रहे हैं, जो सिर्फ एक विचार कर रहे हैं, बट ये एक्चुअल खर्चा नहीं है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। डेफिसिट, तो डेफिसिट कह रहा हूं मैं, ये मैंने पूरी किताब की जितनी भी मेन मेन डेफिनेशन थी, जो एग्जाम में आती ही आती हैं, उन्हें छांट कर, उन्हें सेलेक्ट करके यहां लिख दिया। पूरी किताब का निचोड़, सॉरी पूरे चैप्टर का निचोड़ मैंने, जो मेन मेन डेफिनेशन थी, जो मेन मेन डेफिनेशन थी जिसके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। और जो नहीं आने के चांसेस है उसे मैंने इग्नोर कर दिया दोस्तों। जो नहीं आने के चांसेस है उसे मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन जो आने के चांसेस है उनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। इसे जरा ध्यान से समझ लेना और अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ये वो डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में आती हैं, 1 नंबर में पूछी जाती है। और ये आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा, इससे भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, कैमरा देख लेता हूँ इतने कि कैमरा ठीक है। चलिए दोस्तों,
डेफिनेशन पहली, सन कोस्ट, कोस्ट यानी भाई कोई भी खर्चा, और संक माने डूब गया, कोई भी ऐसा खर्चा जो डूब गया हो उसे कहते हैं संक कोस्ट। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देते थे। दीज आर द कोस्ट विच हैव बीन incurred but can't be recovered. These are the costs which have been incurred but cannot be recovered. ऐसा कोई भी खर्चा जो रिकवर ना हो सके। ऐसा कौन सा खर्चा हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा ध्यान से समझाइए। कौन सा एग्जाम्पल हो दोस्तों? मैंने बाइक खरीदी, ठीक है, बाइक खरीदी, 15-20 दिन बाद ही भाई साहब वो चोरी हो गई, लेकिन मैंने उसका इंश्योरेंस नहीं ठहरा रखा था। 2 लाख की बाइक खरीदी थी और वो चोरी हो गई, तो मेरा 2 लाख रुपए भाई डूब गया। इसे कहेंगे संक कोस्ट, इसे कहेंगे संक कोस्ट। मैंने 2 लाख की बहुत ही इच्छा से, बहुत ही खुशी से बाइक खरीदी थी भाई, वो 15-20 दिन में ही चोरी हो गई। मान लीजिए बहुत कोशिश करी ढूंढने की, लेकिन मिल नहीं पाई, मिली नहीं। तो जो मेरा पैसा था 2 लाख रुपए वो डूब गया। मैंने उसका इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा था, ना तो वो रिकवर हुआ, ना मुझे कहीं से पैसा मिला। बात वही है एक ही, वो पैसा मेरा पूरी तरह से डूब गया। उसे कहते हैं सन फंड, इसलिए कहा गया था दीज आर द कोस्ट, वह खर्चा विच हैव बीन incurred बट कैन नॉट बी रिकवर्ड। ऐसा कोई भी खर्चा जो डूब गया हो और रिकवर ना हो। मेरी बाइक थी 2 लाख की, खरीदी थी, और 15-20 दिन बाद ही भाई वो चोरी हो गई, तो मेरे तो 2 लाख रुपए गए, गए ना। तो इसे कहते हैं सन कोस्ट। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन 2, प्रोडक्शन कॉस्ट। ये तो बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता इसे बताने की जरूरत है। प्रोडक्शन कॉस्ट को आप बता दो, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में भाई बता दो। एक मैं यहां लिख देता हूं डेफिनेशन। सेलिंग कॉस्ट, भाई साहब प्रोडक्शन कॉस्ट, मैं टी शर्ट बनाने का प्रोडक्शन कर रहा हूं, उसमें जितना भी खर्चा लग रहा है उसे कहेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। पहली वाली डेफिनेशन सेम वही है, एक तरह से यहाँ प्रोडक्शन लगा दीजिए, सेम वही डेफिनेशन आ जाएगी। मैं माइक बनाने का प्रोडक्शन कर रहा हूं, उसमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड से क्या मिलेगा हमें? रेंट। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं दोस्तों? इसे नोट करिए, अभी पेन कॉपी है आपके पास, नोट करिए। लैंड लिख लिया, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। फिर बता रहा हूं मैं, पहला लैंड, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कोई भी उत्पादन करने के लिए 4 चीजें जरूरी होती है। वो कौन सी 4 चीजें हैं जो जरूरी होती है? उसके नाम है,
पहले हमें जमीन की जरूरत होती, लैंड यानी भूमि। कोई भी प्रोडक्शन करूंगा मुझे भूमि की जरूरत है, लैंड। फिर मुझे लैंड हो गई, उसके लिए क्या चाहिए? लेबर, वर्कर चाहिए भाई, मजदूर चाहिए जो इस माइक को बना सके, जो इस माइक को बना सके, मजदूर चाहिए, लेबर। तीसरा क्या है? कैपिटल। मेरे पास पूंजी भी होनी चाहिए लगाने के लिए, एक अच्छी मात्रा में पूंजी भी होनी चाहिए लगाने के लिए। चौथा क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप। एक जब प्रॉफिट होगा तो समय में शेयर भी करूंगा, प्रॉफिट अपनी जेब में भी रखूंगा। लैंड हमें क्या देता? इससे पहले हिंदी में करो, लैंड भूमि, लेबर, लैंड भूमि, लेबर मजदूर, कैपिटल पूंजी, और इंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट। लैंड हमें क्या देता? लैंड हमें देता है रेंट, लैंड देता है रेंट। लेबर वेजेस, लेबर को क्या दिए जाते हैं? वेजेस, उसे मजदूरी दी जाती है, लेबर को दी जाती है मजदूरी। कैपिटल क्या देता है? इंटरेस्ट, कैपिटल देता है हमें इंटरेस्ट। और इंटरप्रेन्योरशिप क्या देता है हमें? प्रॉफिट। इसे ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो जब भी मैं कोई प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मुझे चार चीजों पर खर्चा करना पड़ रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये जो खर्चा है इसे कहेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। इसे यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप। अगला कौन सा है? फिक्स कॉस्ट। ये भाई फिक्स कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जिसमें कोई चेंज ना हो सके, ऐसी कॉस्ट जिसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना हो सके, उसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। सर कैसे? कोई एग्जांपल दे के बताइए। मैंने एक बिल्डिंग ली है प्रोडक्शन के लिए, मुझे माइक का ही प्रोडक्शन करना है, ठीक है। उस बिल्डिंग का जो रेंट जाता है हर महीने का 50,000 रुपए जाता है, ठीक है दोस्तों, 50,000 रुपए जाता है। अब ये मेरे माइक बिके, चाहे प्रोडक्शन 1 लाख माइक का हो या 10 माइक का हो, किराया कितना जा रहा है? 50,000 रुपए। कहने का मतलब सीधे से सारा बच्चे बात, चाहे मेरे माइक बिके या ना बिके, माइक बिके मार्केट में या ना बिके, जो लेबर है मेरे फैक्ट्री में, कितने 100 लेबर लगे हुए माइक बनाने के लिए, उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी या नहीं? उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी या नहीं? मार्केट में बिक नहीं रहा मेरा ये मार्कर, देनी पड़ेगी या नहीं? ऑब्वियसली बात है, देनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, मैंने जो फैक्ट्री है, जो बिल्डिंग है, किराए पे ले रखी है, मेरे माइक बिक नहीं रहे, मालिक को हर महीने किराया टाइम पे चाहिए या नहीं? उसे क्या लेना भाई, मेरे माइक बिके या ना बिके, चाहे 1 लाख माइक बिके या 10 बिके, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे हर महीने 50,000 रुपए किराया चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना, इसे कहेंगे फिक्स कॉस्ट। जैसे दोस्तों, फिर मैं इस एग्जांपल को एक बार दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे किराया एक फिक्स है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, मेरे माइक बिके मार्केट में या ना बिके, लेकिन जो उस बिल्डिंग का मकान मालिक है, जो उस बिल्डिंग का मालिक है, वो हर महीने मुझसे 50,000 रुपए किराया भाई लेगा ही लेगा। और जो मजदूर लगे हुए हैं, अभी मैंने उन्हें निकाला नहीं है जॉब से,
वो लगे हुए हैं, जॉब पे मेरे काम पे रोज आ रहे हैं, चाहे माई मार्केट में बिके या ना बिके, उनकी सैलरी भाई फिक्स है। उनकी सैलरी फिक्स है, क्योंकि उन्हें हर महीने 10,000 रुपए देने ही देने हैं। इसे कहेंगे फिक्स कॉस्ट। इसे कहेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इसके भाई कुछ वो है और नाम भी, ऑल्सो नोन एज, इसे और नाम से भी हम जानते हैं, तो आप जान लीजिए, इसे हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स कॉस्ट को हम सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहते हैं। इसे हम ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। इसे हम इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। फिक्स कॉस्ट की जगह पेपर में सप्लीमेंट कॉस्ट लिखा हुआ है, तो भी तुम्हें वही डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने बताई है। ये फिक्स कॉस्ट सप्लीमेंट्री कॉस्ट ही होता है। ओवरहेड कॉस्ट भी फिक्स कॉस्ट ही होता है। फिक्स कॉस्ट को ही ओवरहेड कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट ये भी फिक्स कॉस्ट ही होता है। ये इसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। यानी फिक्स कॉस्ट के तीन नाम है: सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए घुमा फिरा के नाम देगा जरूर, इसलिए आपको ये तीनों नाम याद करने हैं: सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये आपको याद करना है। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है दोस्तों? ये वह कॉस्ट होती है जिसमें चेंज किया जा सकता है दोस्तों। ये वह कॉस्ट होती है जिसमें चेंज किया जा सकता है। सेम मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एक बिल्डिंग ली है रेंट पे प्रोडक्शन करने के लिए, और मेरे 100 मजदूर उसमें लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 100 मजदूर उसमें लगे हुए हैं। मेरा मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मैं वो अपना बिजनेस चलाऊंगा आगे, तो रेंट दूंगा। अगर नहीं चल रहा तो मैं वहीं पे वहीं किराया देना बंद कर दूंगा, अपने वहां पे ताला लगा दूंगा। अपनी फैक्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में ताला लगा दूंगा। अपने मजदूरों को भी कह दूंगा कि जाओ भाई, अब तुम अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मेरा व्यापार माइक बनाने का चल नहीं रहा। क्या मतलब है सर जी? नहीं समझ में आया? ठीक से समझाइए जी, बढ़िया तरीके से समझाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ये वह कॉस्ट है जिसमें हम पूरी तरह से चेंजेस कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो हम रेंट भी देंगे और लेबर को वेजेस भी देंगे। और अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा, मार्केट में ये माइक नहीं बिक रहे, तो ना तो हम रेंट देंगे, क्योंकि वहां पे फैक्ट्री ही बंद कर देंगे, हम फैक्ट्री में ताला लगा देंगे। और ना ही वेजेस को सैलरी देंगे, और लेबर को सैलरी देंगे। लेबर को वेजेस दिए जाते हैं, लेबर को वेजेस दिए जाते हैं, यानी सैलरी। आप सैलरी समझ लीजिए, ना ही सैलरी देंगे। मैं कहूंगा भाई मेरा ही काम नहीं चल रहा, तो मैं तुम्हें सैलरी कहां से दूं? मैं तुम्हें सैलरी कहां से दूं जब मेरा ही काम नहीं चल रहा? तो आप ऐसा करो, फैक्ट्री में ताला लगाओ, सभी वर्कर अपने गांव चले जाओ और इस फैक्ट्री में ताला लगाओ। ये लो मालिक, आपकी फैक्ट्री की चाबी, राम राम जी, बात खत्म। इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसमें मैंने चेंज कर दिया दोस्तों। यदि प्रोडक्शन हो रहा है, लाखों का हो रहा है, तो मैं रेंट भी दे रहा हूं, सैलरी भी दे रहा हूं। यदि प्रोडक्शन जीरो हो रहा है, तो ना तो मैं रेंट दे रहा, न वेजेस दे रहा। इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। समझ रहे? 2 मिनट दीजिए, कैमरा देखिए।
सेलिंग कॉस्ट की दो डेफिनेशन आ गई। दूसरा है सेलिंग कॉस्ट। अब ये भाई सेलिंग कॉस्ट क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट को कैसे एग्जांपल लिए जाए दोस्तों, आप ही बताइए, नहीं तो मैं तो बताता ही हूँ। मुझे इस टी शर्ट का ही प्रोडक्शन करना है, ये है अलायंस की। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। अलायंस वाले ने बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे ये, इन्होंने पहले टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिया होगा कि मैं टी शर्ट बना रहा हूं अलायंस की, इसे खरीदिए, इसे खरीदिए आप। तो जब एडवर्टाइजमेंट दिया होगा टीवी में, तो उन्होंने 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लिए होंगे उनसे या नहीं लिए होंगे? लिए होंगे या नहीं लिए होंगे? 20 लाख रुपए उनसे लिए होंगे दोस्तों। किस चीज के? ये व्यापार करने के, कि मुझे अपनी टी शर्टें बेचनी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में अपनी टी शर्टें बेचनी है। तो इसका पहले एडवर्टाइजमेंट करो, ताकि भारत का हर एक राज्य, हर एक व्यक्ति, हर एक राज्य में जितने व्यक्ति है अलायंस की टी शर्ट ही पहने। जैसा सलमान खान की बीन वुमन कितनी फेमस टी शर्ट है, उसका तो एडवर्टाइज करने का कोई जरूरत नहीं है, वो तो है इतना फेमस, उससे तो वैसे चल जाती है। पर अलायंस वाला इतना फेमस नहीं है, उसे एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे देने पड़ते हैं। उनने दिए होंगे मीडिया वालों को या चैनल वालों को 20 लाख रुपए, उसे कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। यानी मुझे व्यापार करना है, व्यापार करना है, अपनी टी शर्टें बेचनी है, तो पहले 20 लाख का मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट किया है, ताकि लोगों को पता चले कि अलायंस की नई टी शर्टें आ गई। तो ये जो 20 लाख का जो खर्चा किया है, उसे कहते हैं हम कहेंगे सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, बेचने पर जो हम खर्चा कर रहे हैं दोस्तों, उसे कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगली डेफिनेशन है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पहले मैं चलिए यही बताता हूं। एवरेज कॉस्ट ये क्या कहती है? कॉस्ट पर यूनिट। क्या कहा गया है दोस्तों यहाँ पे? कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट ऑफ द आउटपुट नोन एज एवरेज कॉस्ट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। इसका क्या फॉर्मूला है? एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट टोटल, एवरेज कॉस्ट इक्वल टोटल कॉस्ट, टीसी के फुल फॉर्म है टोटल कॉस्ट, और क्वांटिटी। यानी इसकी डेफिनेशन कह रही है दोस्तों, कॉस्ट वो कॉस्ट जो पर यूनिट पे हो, पर यूनिट पे क्या लिए गया है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज नोन एज एवरेज कॉस्ट। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। टोटल कॉस्ट, जितनी भी टोटल कॉस्ट है, मान लो 100 टोटल कॉस्ट है, 100 टोटल कॉस्ट है, और क्वांटिटी कितनी है? 10 है, तो इससे काट दिया 10। हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई? 10 आ गई, इसे कहेंगे एवरेज कॉस्ट। अगली डेफिनेशन है टोटल कॉस्ट, टीसी। टोटल कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन है। क्या बता रही है भाई ये? टोटल कॉस्ट में दो कॉस्ट जोड़ी हुई होती है, एक तो फिक्स कॉस्ट जोड़ी हुई होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट जोड़ी हुई होती है। इन दो का कॉम्बिनेशन मिला के मिलता है टोटल कॉस्ट। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी प्लस टीएफसी, टोटल फिक्स कॉस्ट
का कॉम्बिनेशन मिला के ये बनाया है हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसे कहेंगे? आपको एग्जांपल में यही डेफिनेशन लिखी है, टोटल कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन भाई साहब? टोटल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन लिखना है, उसे कहेंगे हम टोटल कॉस्ट। और इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट वही है, टोटल कॉस्ट टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे मैंने ले लिया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। जैसे मैंने बताया यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये रहा वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट, यहाँ मैंने टोटल लगा दिया है बस, क्योंकि बात किसकी चल रही है? टोटल की चल रही है दोस्तों। तो टोटल कॉस्ट होता है कॉम्बिनेशन फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का। चलिए अब मैं आपको इसमें डायग्राम करा देता हूँ। ठीक है, मेरा डेटा फोन में है, उसमें से आपको डायग्राम कराता हूँ। दोस्तों आप में से फास्ट किस किस ने रखे हैं, कमेंट करके मुझे बताएं किस किस ने फास्ट रखे हैं। मैं भी रखता था फास्ट पहले, मैंने रखे हैं 10th क्लास में रखे थे मैंने, फिर 12th में रखे थे, फिर बीकॉम फाइनल ईयर कर रहा था मैं, बीकॉम फाइनल ईयर कर रहा था तब रखे थे। और अब तो मेरी एमए भी कंप्लीट हो रही है, यूजीसी नेट भी कंप्लीट हो गया, अब नहीं कर रहा मैं, पर पहले रखे थे मेरे। चलिए दोस्तों ये रहा डेटा। ये लेंगे यूनिट, यूनिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये लेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, भाई फिक्स कॉस्ट में क्या डाटा दे रखा है? इसमें 10-10 का गैप दे रखा है, कहां तक दे रखा है? ठीक है, 10, 10, 10, 10, कितना हो रहा है? ये इसका, ये 2 मिनट मार्कर चेंज कर दे दोस्तों मैं। गलत बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, इस 2 का है, यहाँ पे मैंने 10 और 10। ये अच्छा नहीं बना दोस्तों, दोबारा बनाते हैं, साफ नहीं बना। चलिए इसे दोबारा बनाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहां मैं ले लेता हूं भाई 10, 10, 10,
10 10 10, ये हो रही यूनिट, यूनिट, ये हो रही फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, ये लो, ये हमारा डेटा है। भाई पहले तो मुझे बताओ, फिक्स कॉस्ट मैंने क्या बताई थी? फिक्स कॉस्ट मैंने बताई थी जिसमें चेंजेस ना हो। यदि प्रोडक्शन मेरा जीरो भी हो रहा है तब भी मुझे रेंट देना पड़ेगा। ये बताया था या नहीं बताया था? अभी आप मुझे बताओ। चाहे प्रोडक्शन मेरा जीरो भी हो रहा है तो भी मुझे रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डिंग किराए की है और लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी, लेबर को सैलरी देनी पड़ेगी। मैंने कहा था चाहे ये माइट बिके या ना बिके, भाई लेबर का किराया, सॉरी, बिल्डिंग का किराया तो जाएगा ही जाएगा, ये फिक्स है। जो लेबर की सैलरी है वो तो जाएगी ही जाएगी, फिक्स है। यहाँ पे मेरा प्रोडक्शन जो हो रहा है, इसे प्रोडक्शन मान लो आप, इसे प्रोडक्शन मान लो। प्रोडक्शन मेरा जीरो हो रहा है लेकिन मेरी फिक्स कॉस्ट 10 जा रही है। यहाँ पे क्या जा रही है? 10 जा रही है। फिक्स कॉस्ट 10 10 10 10 10 10, ये 10 10 क्यों लिया है? क्योंकि फिक्स है। मेरा रेंट हमेशा 10 10 हजार मान लो या 50 50 हजार मान लो, जो भी मान लो, या 1 1 लाख मान लो, ये 10 10 दी रही है तो 10 10 रुपए जा रहा है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जब मेरा कॉस्ट जीरो था तब भी 10 जा रही है, जब एक था तब भी 10 जा रही है, जब दो था तब भी 10 जा रही है, जब तीन था तब भी 10 जा रही है, जब चार था तब भी 10 जा रही है, तब पांच था तब भी 10 जा रही है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। कितनी पांच तक गिनती है? ये जीरो है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। ठीक है दोस्तों, ये हम ले लेंगे, यहाँ पे दो ले लेंगे, चार ले लेंगे, पांच ले लेंगे, सात ले लेंगे, नौ ले लेंगे, 10 ले लेंगे। इतना ही है, पांच तक ही है। नहीं, ये नहीं लेंगे क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जीरो है, ये हम लेंगे पांच, ये लेंगे 10, ये लेंगे 15, ये लेंगे 20। यहाँ पे क्या है? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच तक है। जब मेरा जीरो प्रोडक्शन था तब कितनी कॉस्ट थी? 10। यहाँ पे जब कितनी कॉस्ट थी? 10। यहाँ पे, और जब मेरा 8 प्रोडक्शन हुआ दोस्तों तब कितनी कॉस्ट थी? सर जी 10 थी। यहाँ पे ले लेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे यूनिट, ये मैं लिखना भूल गया था, यूनिट, ये यूनिट आ रही है, टोटल फिक्स कॉस्ट आ रही है। जब मेरा दो प्रोडक्शन हुआ, एक प्रोडक्शन हुआ, तब कितनी कॉस्ट थी? कितनी थी? 10। यानी ये एक, ध्यान से देखिए, एक कितनी कॉस्ट है? भाई 10, 10 है यहाँ पे, और कितने पे है? एक पे। यहां से सीधा ले ले एक। जब मेरा दो प्रोडक्शन हुआ तब कितनी कॉस्ट है? सर जी 10 है, ये रहा मेरा दो, और कॉस्ट की प्रोडक्शन कितनी है? दो है, ये है मेरा दो। जब मेरा तीन हुआ, प्रोडक्शन तीन हुआ, तब कितनी कॉस्ट है? 10, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है। ये रहा तीन, और कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10। जब मेरा चार यूनिट हुई तो प्रोडक्शन कितना है? 10। जब चार यूनिट हुई तो प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट कितना हुआ? 4। जब मेरा 5 यूनिट हुई
तो फिक्स कॉस्ट कितनी हुई 10, ये रहा 5 और कॉस्ट कितनी हुई 10। ये दोस्तों बन गया मेरा कॉस्ट, इसे कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये था तुम्हारा डायग्राम दोस्तों। अब हम अगले डायग्राम पे चलेंगे। अगला कौन सा लेना है, इसे कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल थोड़ी हो रही, फिक्स हो रही, क्योंकि फिक्स का चल रहा है, फिक्स हो रही। अगला डेटा लेना है, ये वाला डेटा है नहीं मेरे पास, जल्दी जल्दी लेना है, इससे लाइट बंद हो जाती है। जीरो से 8 लेना है यूनिट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का लेना है हमें, कितना लेना है 0, 10, 18, 24, 28, 32, 38, 46, 62। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका। दूसरा वो ले लेते हैं। दोस्तों ये लाइन जैसी आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी आ रही है तो देख लेना आप। ये है, थोड़ा मैं बड़ा ले लेता हूं, ये है हमारा y एक्सेस, ये होता है हमारा x एक्सेस, ये होता है हमारा ओरिजिन। पहले हम ले लेते हैं यूनिट। 0 से 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये कहां तक है, 10-10 का गैप लेंगे हम यहाँ पे, 10-10 से 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या बताई थी मैंने भाई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताई थी मैंने, यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो मैं को रेंट दूंगा और नहीं हो रहा तो नहीं दूंगा। इसमें मैं चेंजेस कर सकता हूं दोस्तों, इसमें मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट में पूरी तरह से चेंजेस कर सकता हूं दोस्तों। यदि मेरे मार्कअप बिक रहे हैं तो मैं फैक्ट्री को आगे चलाऊंगा, यदि मेरे मार्कअप नहीं बिक रहे तो मैं फैक्ट्री को आगे नहीं चलाऊंगा। इसमें क्या था, यदि प्रोडक्शन हो रहा है तो मैं रेंट भी दूंगा बिल्डिंग का, और जो वेजेस की सैलरी है वो भी दूंगा।
और मैंने बताया था, अरे मेरे फैक्ट्री नहीं चल रही है, मार्कर मेरे नहीं बिक रहे, तो ना तो मैं वेजेस पर सैलरी दूंगा, ना रेंट दूंगा, फैक्ट्री में ताला लगा दूंगा। इसीलिए दोस्तों, यदि मेरा प्रोडक्शन जीरो है, यहाँ पे प्रोडक्शन लिख लीजिए, प्रोडक्शन जीरो है, तो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगा। अगर प्रोडक्शन जीरो है तो मैंने फैक्ट्री बंद कर दी, वो भी जीरो होगा। यदि मेरा प्रोडक्शन 1 हो रहा है तो मैं 10 दूंगा, प्रोडक्शन 2 हो रहा है तो 18 वेरिएबल कॉस्ट होगी। ऐसे ये चलता जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जीरो पे यहां से हो रहा है, जीरो पे ये यहां से, और इनसे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जीरो पे जीरो है। वन पे क्या है, वन पे है भाई ये 10, यहाँ वन है, ये 10 है। दो पे 18, दो पे यूरिया 18, तीन पे भाई 24 है, ये देखो 3 पे 24 है, तो 3 पे हल्का सा ही बढ़ेगा ये 24, 4 पे 28 है, 4 पे 28 है, 4 पे भाई ये 28 है, तो ये 28 है। 5 पे 32 है, 5 पे 32 है, 5 पे भाई ये हो जाएगा मेरा यहाँ। 6 पे 38 है, 6 पे हो जा रहा भाई मेरा ये यहाँ। 6 पे हो जाएगा 38, यहाँ आ रहा है। 7 पे हो जा रहा ये, 7 पे हो जा रहा भाई साहब कुछ इस तरह से। 8 पे हो जा रहा 62, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो मेरा जो बनेगा वो बनेगा इस तरह से बना है दोस्तों। इसे कहेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यदि मेरे प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है तो मैं चेंज कर रहा हूं। ये दूसरा डायग्राम है। तीसरा एंड लास्ट डायग्राम, 2 मिनट में कैमरा देख लो। मार्कर दूसरा ले लेता हूं दोस्तों। ये तीसरा और तुम्हारा लास्ट डायग्राम है। यूनिट यूनिट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6। TFC, TFC,
10 मिनट लगेंगे। टी वी सी 0, 10, 18, 18, 24, 28, 32, 38। टीसी। टीसी। आ रहा हूँ बस 5 मिनट में, मुझे बुला रहे हैं दोस्तों, जल्दी से बनाते जा रहा हूँ मैं, मुझे ऊपर से बुला रहे हैं। देखो दोस्तों, टीसी कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था। टीवीसी टीवीसी पर टोटल फिक्स कॉस्ट को प्लस कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ये बताया था मैंने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट। यहाँ क्या आएगा, 10, 10 और 10 20, 10 और 10 20, ये कितना हो जाएगा, 28, 28 और ये 34, ये कितना हो जाएगा, 38, ये कितना हो जाएगा, 42, और ये कितना हो जाएगा, 48 दोस्तों। यानी इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ जाती है। टोटल कॉस्ट कैसे आ जाती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट, इसे जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। चलिए डायग्राम बनाते हैं, दो बात तो मैं दोस्तों।